नमस्कार दोस्तों, मंथन कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे जो पीएचडी के अंदर जेईई की वैकेंसी आई है पॉलिटेक्निक स्तर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, उसके लिए चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, तो पीएचडी जेईई के अंदर 4-5 सब्जेक्ट है, टोटल 5 सब्जेक्ट है। उसमें से एक अपना सर्किट थ्योरी का सब्जेक्ट है, सर्किट एनालिसिस का सब्जेक्ट है। उसमें से एक टॉपिक है नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस के बारे में या नोड विधि के बारे में अपन थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में जानेंगे और उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन एज ए, मतलब आपको थोड़ा सा समझाना है कि देखो नोडल से अपन किस प्रकार से सर्किट को सोल्व करते हैं। कोई भी सर्किट है जिसमें अपन सीधा सीधा सोल्व कर सकते हैं, जैसे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना केवीएल केसीएल से या मेश से सोल्व कर सकते हैं। यदि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गया जिसके अंदर केवीएल केसीएल से काम नहीं चलता या अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो उस किसी भी प्रकार के इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होती, तो वहां पर नोडल विधि लगाओ जिससे क्वेश्चन आराम से आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सरल भी हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नोडल एनालिसिस, इसको कहते हैं नोड विधि। क्या कहते हैं? नोड विधि। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है और यहां पर भी मैंने कोई बैटरी जोड़ दी प्लस माइनस, और यहां प्रतिरोध जोड़ दिया और यहां पर भी कोई बैटरी जोड़ दी प्लस माइनस, और यहां पर प्रतिरोध है और यहां पर कोई मैंने करंट सोर्स जोड़ दिया, फिर यहाँ पर बैटरी जोड़ दी, प्रतिरोध जोड़ दिया और यहाँ पर कोई बैटरी और जोड़ दी। इस प्रकार से कोई मैंने, और यहाँ पर भी मैंने कोई प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी और यहाँ पर कोई मैंने प्रतिरोध जोड़ दिया। ठीक, और एक प्रतिरोध मैंने यहाँ जोड़ दिया और यहाँ पर कोई करंट सोर्स जोड़ दिया। यदि इतना बड़ा यदि आपको कोई क्वेश्चन दिखता है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके अगर सोल्व करेंगे तो नहीं होगा, इसमें केवीएल लगाएंगे तो हो सकता है मेश एनालिसिस है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा होगा। ठीक है ना, मान के चलो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ लिया कि यहाँ का वोल्टेज कितना है, नोड वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ का वोल्टेज कितना है, इस ब्रांच में कितनी करंट आ रही है, इस ब्रांच में कितनी करंट है, इसमें कितनी करंट है, इसमें कितनी करंट है, इसमें कितनी करंट है, इसमें कितनी करंट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परिपथ की किसी भी ब्रांच में यदि अपन को करंट या वोल्टेज ड्रॉप या पावर लॉस या शक्ति खपत अपन को ज्ञात करनी है, तो अपने पास सबसे अच्छी विधि है नोडल विधि। इस विधि द्वारा आप किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं तो उनको सोल्व करने के लिए फिर अपने पास थ्योरम होती है, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम, इस प्रकार के टोटल नो थ्योरम है, तो उनका तो अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार नोडल विधि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मैं नोडल विधि के लिए आपको बताता हूं कि जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे अपने पास यहां पर ले लेते हैं, यहां पर कि यह कोई प्रतिरोध है, ये कोई प्रतिरोध है, यहाँ पर वो नोड दे दिया मैंने, यहाँ पर कोई बैटरी जोड़ दी प्लस माइनस, या यहाँ पर कोई मैंने प्रतिरोध जोड़ दिया, ऐसे यहाँ पर कोई प्रतिरोध जोड़ दिया। बैटरी कहीं भी जोड़ सकते हो, मैं 2-3 बैटरी जोड़ता हूँ काफ़ी। ठीक है ना, 2-3 बैटरी जोड़ता हूँ ताकि अपने दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने कोई प्रतिरोध जोड़ दिया, फिर कोई बैटरी मैंने यहाँ पर जोड़ दी। ठीक है, ठीक, और एक मैंने ब्रांच ऊपर लगा दी और यहाँ पर मैंने कोई करंट सोर्स दिखा। करंट सोर्स को बाद में देखेंगे, एक बार अपन पहले बैटरी को देख लेते, प्लस और माइनस की कोई बैटरी जोड़ दी। ठीक है, कोई डीसी स्रोत जोड़ दिया अपन ने। मान के चलो ये V1 वोल्टेज है और इसका नाम दे दिया मैंने V2 वोल्टेज दे दिया, और ये प्रतिरोध मान के चलो R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है, इसका नाम दे दो R4, इसका नाम दे दो R5, और ये वोल्टेज, इसका वोल्टेज मान लो V3। ठीक, अब यदि इस क्वेश्चन के अंदर, इस सर्किट के अंदर यदि आपसे किसी भी ब्रांच में, चाहे ये ब्रांच हो चाहे ये हो ये कोई सी भी ब्रांच में यदि आपसे करंट पूछे, वोल्टेज ड्रॉप पूछे या पावर लॉस पूछे, तो उसको यदि सोल्व करना है तो आपकी जो प्रारंभिक विधियां हैं जिसे अपन केवीएल से ज्ञात करते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करके करते हैं, या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करते हैं, तो वो यहाँ पर आपका
जो नॉलेज हो यहाँ पर काम नहीं आएगा। इसके लिए अपन को ये विधि पढ़नी पड़ेगी, नोड विधि। कौन सी विधि? नोड विधि पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो नोड विधि के लिए सबसे पहले यदि आपको कोई सर्किट दिया होता है तो सर्किट के अंदर सबसे पहले तो सर्किट के अंदर नोड पॉइंट देख लिया करो कि कितने इसमें नोड है। नोड पॉइंट की परिभाषा बताता हूं, विद्युत परिपथ का ऐसा बिंदु जिस पर कम से कम 3 ब्रांच आकर एक ही पॉइंट पर समांतर में जुड़ी हो उसको अपना नोड बिंदु कहते हैं। तो देखो इसके अंदर कितने नोड बिंदु है, इसमें देखो सबसे पहले नोड बिंदु देख लो। इसमें नोड बिंदु है एक, तो ये हो गया। इस पर देखो 1 2 3 ब्रांच जुड़ी हुई है। एक नोड बिंदु ये हो गया नोड पॉइंट, इस पर भी 1 2 3 ब्रांच जुड़ी हुई है। एक नोड पॉइंट हो गया, इस पर भी 1 2 3 जुड़ी हुई और एक नोड पॉइंट ये हो गया। इसमें मतलब इसमें टोटल नोड कितने हैं, नंबर ऑफ नोड कितने हैं, टोटल 4 नोड है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किट के अंदर नोड की संख्या ज्ञात करो और उसमें से एक कम कर दो। नोड की संख्या में से एक घटा दो तो अपने नोडल की समीकरण बनेगी, ठीक है ना। इसका मतलब है इसको सोल्व करने के लिए पहला पॉइंट अपना यह है, सर्वप्रथम पहला पॉइंट यह है, सर्वप्रथम नोड की संख्या ज्ञात कीजिए एवं n-1 नोड इक्वेशंस या नोड समीकरण बनेगी, ठीक। दूसरा पॉइंट मतलब सर्वप्रथम क्या करना है अपन को, नोड सर्किट के अंदर नोड की संख्या ज्ञात करो, इसमें टोटल नोड कितने हैं उसमें से एक कम कर दो। जहां पर देखो n नोड की संख्या इसमें से एक कम करेंगे, इसका मतलब है जैसे मान लो इसमें 4 नोड है, कितने नोड है 1 2 3 4, इसमें से एक कम कर दो तो कितना बच गया, 4 - 1 3 बच गया। इसका मतलब है इस सर्किट के अंदर 3 नोड की समीकरण बनेगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें चारों में से किसी एक नोड को रेफरेंस नोड माना जाता है। रेफरेंस नोड का मतलब है उसका वोल्टेज 0 मानते हैं, अर्थात उसको ग्राउंडेड मानते हैं। क्या मानते हैं? ग्राउंड। इसका मतलब है चारों में से ये नीचे वाला नोड है, इसको अपन रेफरेंस नोड मानते हैं, इसको ग्राउंड दिखा देते हैं, अर्थात इसका वोल्टेज है 0 होता है। इसका वोल्टेज कितना होता है? 0। इसको बोलते हैं रेफरेंस नोड। क्या बोलते हैं? रेफरेंस नोड या रेफरेंस संधि बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको रेफरेंस संधि बिंदु बोलते हैं। कहने का मतलब है देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि नोड इक्वेशंस कितनी मिलेगी, n-1 मिलेगी। तो n नंबर ऑफ नोड जो -1 किया है ना, ये रेफरेंस नोड ही है। मतलब रेफरेंस नोड को टोटल नोड में से घटा देंगे तो बचे हुए जो नोड मिलेंगे उसके बराबर ही अपने नोडल की समीकरण मिलेगी अपन को। दूसरा पॉइंट ये है, नोडल है या नोड विधि है KCL किरचॉफ के धारा के नियम पर आधारित है। ये किरचॉफ के धारा के नियम पर आधारित है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, जिस नोड पर, जिस संधि बिंदु पर या नोड पर, एक ही बात है, बिंदु पर KCL अप्लाई करते हैं, उसे उच्च विभव का माना जाता है। हाई पोटेंशियल का या उच्च विभव का माना जाता है। अर्थात जिस संधि बिंदु पर KCL लगाते हैं, अर्थात उस संधि बिंदु से, कौन सा संधि बिंदु जिस पर अप्लाई करते हैं, उस संधि बिंदु से जुड़ी प्रत्येक शाखा या प्रत्येक ब्रांच, ठीक लगेगा ना, ब्रांच में धारा या करंट आउटगोइंग होती है। धारा आउटगोइंग का मतलब बाहर की ओर जाती हुई होगी, आउटगोइंग होती है, ये अपन मानते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखो, फिर अपने को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम सर्किट के अंदर नोड की संख्या ज्ञात करो, उसमें से एक नोड अर्थात रेफरेंस नोड को घटा दो तो बचे हुए जो नोड है उसके बराबर अपन को नोड की समीकरण मिलेगी। और किसी एक नोड को रेफरेंस नोड कहते हैं, अर्थात इसका वोल्टेज 0 होता है, इसको अपना ग्राउंड मानते हैं।
और जिस संधि बिंदु पर अपन केसीएल अप्लाई करते हैं या नोडल विधि अप्लाई करते हैं उसे अपन उच्च विभव का मानते हैं, अर्थात उस संधि बिंदु से जुड़ी प्रत्येक ब्रांच में धारा क्या होती है, आउटगोइंग होती है। जैसे मान के चलो इसमें 1 2 3 4 नोड है, इसको तो ग्राउंड मान लिया, अरे एक नोड बिंदु ये मान लिया, एक नोड पॉइंट ये मान लिया, एक नोड पॉइंट ये मान लिया, और माना कि इस नोड पॉइंट का वोल्टेज है, मान लिया अपन ने V1 है, इस नोड पॉइंट का वोल्टेज है V2 है, इस नोड पॉइंट का वोल्टेज है, इनको V2 V1 मत मानो, इसको अलग मान लेते हैं। माना कि ये तो A है तो इसको VA मान लिया, और इसको VB मान लिया, और इसको VC मान लिया। यदि इस सर्किट के अंदर नोड वोल्टेज VA VB VC यदि तीनों वोल्टेज अपन को ज्ञात हो गए, अपन ने ज्ञात कर लिए, तो इस किसी भी ब्रांच में करंट, वोल्टेज, पावर लॉस, वोल्टेज ड्रॉप अपन आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, चलो इस प्रकार का कोई सर्किट है तो मैं एक अगला सर्किट लेता हूं, थोड़ा सा अलग बना देते हैं सर्किट को। क्या बनाने में क्या है, जैसे अब सर्किट बनाते हैं दूसरा जिसके अंदर पर केसीएल या नोड विधि लगाते हैं। जैसे यहां पर प्लस माइनस मैंने एक बैटरी जोड़ दी, और यहां पर भी मैंने एक बैटरी जोड़ दी प्लस माइनस, ठीक। और यहां पर मैंने एक बैटरी और जोड़ दी, या इसमें करंट सोर्स जोड़ दिखा दिया मैंने इस प्रकार से, ठीक। अब देखो ये भी यहां पर प्रतिरोध है भाई, ठीक है। इस वोल्टेज को मान सकते हो आप V1, इस वोल्टेज को मान सकते हो आप V2, इसको मान सकते हो आप, ये करंट दी हुई है तो इस करंट को मान लो आप I मान सकते हो आप, या IX मान लो, इसको IX मान लिया, ठीक है। इस प्रतिरोध का नाम दिखा दो आप R1, इसका नाम दे दो आप R2, इसका नाम दे दो आप R3, इसका नाम दे दो आप R4, इसका नाम दे दो आप R5, और इसका नाम दे दो आप R6, ऐसे नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी अपने सीखा ने क्या सीखा अभी थोड़ी देर पहले कि सर्वप्रथम परिपथ में नोड की संख्या ज्ञात करो। तो सर्वप्रथम इसमें नोड देख लो, 1 2 3 4 नोड है, इसमें से इस नोड को क्या मानेंगे अपन, ग्राउंड मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको ग्राउंड मानेंगे, अर्थात ये रेफरेंस नोड है, इसका वोल्टेज कितना है, 0 है। कितना है, 0 है, ठीक। उसके बाद में 3 नोड बने, इसका मतलब है टोटल नोड कितने, 4, तो 4 - 3, इसका मतलब इसमें 3 नोड की समीकरण बनेगी, और ये केसीएल पर आधारित है। तो इसके अंदर मान लिया मैंने, इस नोड का वोल्टेज मान लिया मैंने VA, और इस नोड का वोल्टेज मान लिया मैंने VB, और इस नोड का वोल्टेज मान लिया मैंने VC। पॉइंट नंबर तीसरा मैंने क्या लिखाया था आपको, तीसरा पॉइंट देखो, जिस संधि बिंदु पर केसीएल अप्लाई करते हैं उसे उच्च विभव का माना जाता है, अर्थात उस संधि बिंदु से जुड़ी प्रत्येक ब्रांच में धारा आउटगोइंग मानते हैं। तो आ जाओ अपने वापस सर्किट पर। जैसे मान के चलो मेरे को इस संधि बिंदु पर किरचॉफ का धारा कौन सा है ये, जैसे इस संधि बिंदु पर अपन को केसीएल लगाना है या नोडल विधि अप्लाई करनी है इस संधि बिंदु पर, तो इस संधि बिंदु को अपन क्या मानेंगे, उच्च विभव का मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको उच्च विभव का मानेंगे। इसका मतलब है इस संधि बिंदु से जुड़ी प्रत्येक ब्रांच में करंट आउटगोइंग मानेंगे। मान के चलो इस संधि बिंदु से जुड़ी करंट है, ये आउटगोइंग अपन मानेंगे। प्रैक्टिकल में क्या होगी, आ रही है या जा रही है, इनकमिंग है या आउटगोइंग, वो तो बाद में क्वेश्चन में निकल के आएगी। अपन मानेंगे इससे जुड़ी एक ब्रांच है तो इसमें भी करंट अपन क्या मानेंगे, आउटगोइंग। इसको I2 मान लिया, और इसको मान लो आप I1, इसको मान लो I3, इस प्रकार से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार यदि अपन को इस संधि बिंदु पर अपन को केसीएल लगाना है, नोडल लगाना है, तो इस संधि बिंदु से जुड़ी प्रत्येक ब्रांच में करंट क्या मानेंगे, आउटगोइंग मानेंगे। यदि इस पर लगाना है तो इससे संधि बिंदु से जुड़ी अपन प्रत्येक ब्रांच में करंट है वो आउटगोइंग मानेंगे, ठीक है ना। तो चलो अपन लगाते हैं किस पर, इस संधि बिंदु पर लगाते हैं, ठीक है। पहला नोडल 8 नोड, इसको 1 मान लिया, या ए मान लो, ए नोड है, ए पर मानते हैं। इसका मतलब है इस संधि बिंदु से कौन कौन सी करंट बाहर निकल रही है, इस नोड पॉइंट से I1 I2 I3। और किरचॉफ का धारा का नियम क्या कहता है, क्या कहता है, ये तो कहता है ना कि धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। I1 + I2 + I3, अर्थात ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ठीक। अब I1 का
I2 का और I3 का, इन तीनों का मान लिखना है। अब I1 करंट कौन सी है आप देखो इधर से, I1 करंट कौन सी है, I1 करंट है ये, अरे भाई यही तो है I1 करंट। तो इस करंट को ज्ञात करेंगे तो I बराबर V बट्टा R होता है। करंट हमेशा उस विभव से निम्न की ओर जाती है, इसका मतलब V, इस VA में से सामने वाला वोल्टेज ये V1 घटेगा और इधर यहाँ का 0, इसका मतलब VA माइनस V1 और माइनस यहाँ का वोल्टेज 0 माइनस 0 बटे यहाँ का प्रतिरोध क्या है R1, क्या है R1। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, VA माइनस V1 माइनस 0 बटा प्रतिरोध क्या है इस ब्रांच के अंदर R1, क्या है R1, ठीक R1 प्लस। अब I2 को देखो, I2 ब्रांच कौन सी है, I2 ब्रांच ही है, इस ब्रांच में करंट है I2, इसका मतलब है I2 करंट ये तो होगा नहीं, VA करंट आउट गोइंग है, इसका मतलब उस विभव का ये निम्न वोल्टेज का ये है, इसका मतलब है VA माइनस VB, उसमें से निम्न वाला घटेगा VA माइनस VB बटा प्रतिरोध क्या है R2, VA माइनस VB बटा R2 प्लस। अब आओ I3 पर, I3 कौन सी करंट है, देखो I3 करंट ये है, कौन सी करंट है I3 ये, इसको ज्ञात करेंगे। लेकिन एक बार इस ब्रांच को गौर से देखो, इस ब्रांच में एक करंट सोर्स लगा हुआ है खुद, जिसकी करंट बता रखी है IX, और अपन KCL से करंट ही तो ज्ञात करते हैं ना बाहर जाने वाली, तो इसमें करंट ऑलरेडी दे रखी है, बाहर जाने वाली करंट ही अपन ज्ञात कर रहे हैं, बाहर जाने वाली करंट अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है IX, सीधी करंट दे रखी है, तो इस करंट को डायरेक्ट ही जोड़ दो, आपको वोल्टेज घटाने की जरूरत नहीं है, प्लस IX इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गई, क्या हो गई समीकरण 1। इसी प्रकार यदि अपन नोडल 8 नोड 2 पर लगाते हैं, नोड 2 मान लो या B मान लो, एक ही बात है, इस पर लगाते हैं। अब इस पर लगाएंगे तो इससे जुड़ी प्रत्येक ब्रांच में करंट आउट गोइंग मानेंगे, I इधर इधर इधर। यदि इस दिशा में करंट ज्ञात करेंगे अपन तो VB अब की बार उच्च वोल्टेज का ये हो गया, जिस संधि बिंदु पर नोडल अप्लाई करते हैं वो संधि बिंदु हमेशा हायर वोल्टेज का या हायर पोटेंशियल का या उच्च विभव का माना जाता है। अब की बार उच्च विभव का ये है क्योंकि अपन इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो VB माइनस VA बटा प्रतिरोध क्या है R2, इधर तो क्या हो गया VB, दूसरे पेन से करते हैं अपन, VB माइनस VA बटे प्रतिरोध क्या है उसका R2 तो है। अब आओ नीचे, VB माइनस यहाँ कितना है 0, VB माइनस 0 बटा R4 प्लस VB माइनस 0 बटा R4 प्लस, इधर जाओ देखो इस दिशा में जाएंगे ना, तो इस दिशा में VB माइनस, देखो सामने से वोल्टेज दे रखा है ना अपन को, ये कितना दे रखा है प्लस माइनस, मतलब कहने का मतलब है V2 यदि करंट देगा तो अपने सामने से देगा कि नहीं देगा इधर से, अपन बाहर जाने वाले करंट ज्ञात कर रहे हैं, सामने से करंट आ रही है, इसका मतलब VB माइनस ये वोल्टेज घटता है VB माइनस V2 बटा VB माइनस V2 माइनस VC, यहाँ का वोल्टेज VC और घटेगा माइनस VC बटा R6, तो क्या हो जाएगा VB माइनस V2 माइनस VC बटा क्या हो गया R6, ठीक है। तो इसका काम हो गया, बराबर 0 फुट कर दो, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आ जाओ संधि बिंदु, इस पर अपन किरचॉफ धारा का नियम लगाते हैं, ऊपर लगाओ, इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं। पहले ऊपर जाओ, देखो नोडल 8 नोड C, इस पर लगाते हैं। ऊपर जाएंगे अपन, बाहर जाने वाली करंट, इधर जाने वाली करंट ज्ञात कर रहे हैं, सामने से करंट आ रही है, बाहर जाने वाली करंट ज्ञात करते हैं लेकिन सामने से करंट आ रही है, IX दे रखी है ऑलरेडी, तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस का IX, सामने से आ रही है उसको माइनस में दिखा दो, माइनस का IX, एक ही बात है, माइनस का IX। अब आ जाओ इधर आओ, एक और नीचे की तरफ आओ, VC माइनस यहाँ का वोल्टेज 0 प्लस VC माइनस 0 बटा प्रतिरोध क्या है यहाँ का R5 प्लस। अब यहां पर देखो, इधर चलते हैं, देखो इधर ये बैटरी का, देखो इस साइड से चलेगा तो पहला चिन्ह माइनस का आ रहा है, इधर से चलेंगे, इसका मतलब ये बैटरी करंट दे रही है तो इधर दे रही है कि नहीं दे रही, इसका मतलब है अपन बाहर जाने वाले करंट ज्ञात करें, बाहर ये करंट दे रही है, इसका मतलब ये बैटरी का वोल्टेज VC में से घटेगा नहीं, VC प्लस हो जाएगा, या करो तो कर सकते हो VC माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा VC प्लस V2। अब आ गया वो माइनस का VB बटा प्रतिरोध क्या है R6 बराबर कितना हो गया 0। ये समीकरण हो गई 3। समीकरण 1, 2 और 3 को अपन सोल्व करके नोड वोल्टेज VA, VB, VC आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। VA, VB, VC ज्ञात हो गया तो सर्किट से जुड़ी, सर्किट के प्रत्येक संधि बिंदु से जुड़ी या नोड पॉइंट से जुड़ी प्रत्येक ब्रांच में अपन करंट, वोल्टेज, पावर लॉस आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये अभी इसका पहला नोडल विधि का
पहली स्थिति है, इसकी 3 स्थितियां आएंगी अलग अलग, अभी डिपेंडेंट सोर्स भी आएंगे, है ना, बहुत सारी चीजें आएगी। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो एक बार इसको देख लो बढ़िया तरीके से, आराम से। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो क्वेश्चन करते हैं अपने, एक छोटा सा क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे, छोटा क्वेश्चन करेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो, ठीक है। एक बार इसको मैं पीडीएफ को सेव कर देता हूं। आगे चलते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। इनको सेव कर देते हैं पीडीएफ को, पीडीएफ डालने के लिए, ताकि आप सेव होने में बहुत टाइम लग रहा है, क्या बात है। चलो हो गया सेव। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पर, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन ये है, यहां पर ले लेते हैं क्वेश्चन इस साइड में। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन, जिसमें अभी मैं कोई बैटरी नहीं जोड़ रहा हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। प्लस माइनस इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। और चलो ठीक, सभी को 2-2 ओम का ले लेते हैं। ये 2 ओम का है, सभी को बराबर बराबर ओम का लेते हैं। ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, और ये भी 2 ओम का है, और ये भी 2 ओम का है, और ये भी 2 ओम का है। इसको लेने की जरूरत नहीं है, एक कापी है, और इसको भी लेने की जरूरत नहीं है, इसको भी यहाँ पर तो नहीं जोड़ेंगे अपन, ठीक रहेगा, ठीक है ना। 3 समीकरण सोल्व करेंगे बोर्ड पर, तो इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, 2 समीकरण कापी है। और मान के चलो यहाँ का वोल्टेज है 40 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 40, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि सर्किट की प्रत्येक ब्रांच में करंट ज्ञात करनी है अपन को, ठीक है। प्रत्येक ब्रांच में करंट ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे? मैंने अभी देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके भी कर सकते हैं। इसको गौर से देखो तो ये डीसी ब्रिज ही है, संतुलित है, जो कि इस ब्रांच में करंट नहीं आ रही। लेकिन एक बार मैं आपको नोट भी दी स्टार्टिंग में, जो आपको सोल्व करवा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग के टाइम में एक बार मैं सरल क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बाद में ले लेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो सर्वप्रथम इसके अंदर संधि बिंदु देखो, एक संधि बिंदु ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, ये चौथा हो गया। इसको ग्राउंड मान लिया। क्या मान लिया? ग्राउंड। इसका वोल्टेज कितना मान लिया? 0 मान लिया। कितना मान लिया? 0 मान लिया, ठीक है। अब मेरा कंसेप्ट देखो, आप ध्यान देना, यदि 2 संधि बिंदु के बीच में केवल और केवल बैटरी, देखो यहाँ पर ये संधि बिंदु ये हो गया, इसके बीच में यदि केवल बैटरी जुड़ी है, देखो कोई प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर कुछ भी नहीं है ना, तो बैटरी का वोल्टेज डायरेक्ट संधि बिंदु पर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज तो डायरेक्ट ही V बराबर 40 वोल्ट हो गया, डायरेक्ट ही यहाँ का। तो इस पर तो अपन को नोड समीकरण लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब जरूरत पड़ती है अपन को इस पर और इस पर। तो यहाँ का वोल्टेज मान लिया मैंने V1 है, यहाँ का वोल्टेज मान लिया मैंने V2 है, ठीक है। तो अपना नोड लगाते हैं 8 नोड V2, नोडल 8 नोड V2, इस पर लगाते हैं। इस पर लगाएंगे, सबसे पहले इस पर लगा लेते हैं। इस पर लगाएंगे, समझ, इधर जाने वाली, इधर और इस दिशा में जाने वाले करंट ज्ञात करेंगे हम। भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप बताओ मेरे को। पहले ये करंट ज्ञात करता हूँ, V2 माइनस यहाँ का वोल्टेज कितना? 40। V2 माइनस 40 बटा 2 कितना हो जाएगा? V2 माइनस 40 बटा 2, ठीक। अब आ जाओ इधर, V2 माइनस V1 बटा 2 प्लस V2 माइनस V1 बटा 2। अब आ जाओ नीचे, V2 माइनस 0 बटा 2 प्लस V2 माइनस 0 माइनस 0 बटा 2 इज इक्वल टू 0। देखो इसका 2 कॉमन आकर 2 तो गया, 2 तो कॉमन आ जाएगा। कॉमन आकर फिर इसको वज्र गुणा करेंगे, 0 तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है पहले V2 पहले V1 देख लो। V1 कितना है? माइनस का V1, V2 कितना हो गया? प्लस का 3V2, और माइनस 40 को उधर भेजते प्लस का 40 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर अपन ने 1 मान लिया, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन नोडल लगाते हैं, नोडल 8 नोड V1
V1 पर नोड लगाते हैं, इस पर देखते हैं V1 है, इस पर इधर 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 लगाए, इस साइड में है वो आप V1 माइनस 40/2, V1 माइनस 40/2, नीचे आओ V1 माइनस 0/2 प्लस V1 माइनस 0/2, उस दिशा में जाओ V1 माइनस V2/2 प्लस V1 माइनस V2/2 इज इक्वल टू 0। इसका भी 2 कॉमन आकर और वज्र गुणा होकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें सीधा जोड़ सकते हैं V1 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 कितना हो गया 3V1 और V2 क्या माइनस का V2, 40 को उधर भेज दो कितना हो गया प्लस का 40। समीकरण नंबर 2 हो गई, कितनी होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2, एक समीकरण तो ये हो गई और समीकरण नंबर 2 ये हो गई, दोनों को सोल्व करके अपन V1 V2 का मान याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 को यदि अपन 3 से गुणा कर देंगे तो देखो ये माइनस का 3V1 हो जाएगा। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके आपस में जोड़ दो या फिर समीकरण 2 को 3 से गुणा करके आपस में जोड़ दो। इतनी गणित तो आपको आनी चाहिए क्योंकि ये सिलेबस है जो जैन के लिए है, ठीक है ना। तो जैन वालों को थोड़ी बहुत गणित तो आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 को 3 से गुणा करता हूँ, कितने को गुणा 3 से, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3V1 प्लस 9V2 इज इक्वल टू 4 3 12 120 माइनस V1 माइनस 3V1 3 से गुणा 3 3 9V2 और 4 3 12 120 अर्थात ये तो गया। इसके साथ अब ये समीकरण अपन को ऐड करनी है, कौन सी सेकंड, तो कितना हो गया 3V1 और माइनस V2 इज इक्वल टू 40। अब इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे अपन, यदि इनको जोड़ेंगे तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 9 में से 1 है कितना बच गया 8V2, कितना बच गया 8V2 इज इक्वल टू 120 और 40 कितना हो गया 160। इसका मतलब है अब यहां से V2 ज्ञात कर सकते हैं अपन। V2 बराबर कितना हो गया, V2 बराबर हो गया 160/8, 8 का भाग दिया 8 × 20 वोल्ट, कितना आया 20 वोल्ट आया। इसका मतलब है यहाँ का V2 वोल्टेज है ये कितना आया, V2 वोल्टेज है ये अपने पास आया 20 वोल्ट, कितना आया 20 वोल्ट, ठीक है। अब V2 का मान 20 वोल्ट आप किसी भी समीकरण में रखो, जैसे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मैं समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, दो समीकरण ये है, समीकरण 2 में V2 इज इक्वल टू 20 रख दो, रखने पर तो इसमें 20 रखा तो 3V1 माइनस 20, 3V1 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 और 3V1 इज इक्वल टू हो गया 60 और V1 हो गया 60/3। इसका मतलब है V1 का मान भी कितना है 20 वोल्ट है। इसका मतलब है यहाँ का वोल्टेज भी कितना हुआ 20 वोल्ट ही हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 20 वोल्ट। अब आप देख सकते हो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि ध्यान से देख सकते हो आप कि यहाँ का भी 20 वोल्टेज है, यहाँ का भी 20 वोल्टेज है। 20 माइनस 20/2 करेंगे या 20 माइनस 20/2 करेंगे 0 आएगी। इसका मतलब है इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, अर्थात ये ओपन सर्किट की भांति बिहेव करती है, अर्थात इधर से जाने वाली करंट है वो सीधी इधर ही आ जाएगी और इधर से जाने वाली करंट है वो सीधी इस ब्रांच में यूं ही प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। अब आपको और करंट याद करो, जैसे ये करंट याद करनी है मेरे को, ये 40 माइनस 20 कितना बच गया 20/2 कितनी करंट आ रही है 10 एम्पियर, कितनी आ रही है 10 एम्पियर। इसको देखो आप 40 माइनस यहाँ का 20 वोल्ट, 40 माइनस 20/2 ये भी कितनी आ रही है 10 एम्पियर की करंट आ रही है, कितनी आ रही है 10, तो 10 एम्पियर की करंट इधर आ जाएगी, 10 की इधर आ जाएगी, यहाँ से सीधी 20 एम्पियर की करंट निकल जाएगी, ठीक है। तो अब ये छोटा सा क्वेश्चन किया है, अब करते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। एक बार इसको देख लो बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक क्वेश्चन और देखो, अब के बाद बहुत सारी बैटरी जोड़ेंगे अपन। अगले वाले क्वेश्चन को 2-3 पेज पे करना पड़ेगा अपन को। इधर लेके आते हैं क्वेश्चन को, इधर लिखता हूं मैं, या चलो इस साइड ही ठीक रहेगा। यहां पर बैटरी जोड़ी मैंने प्लस और माइनस, और यहां पर मैंने प्रतिरोध जोड़ा और यहां पर एक माइनस और प्लस, ऐसे जोड़ दो एक ही बात है, उल्टी करके जोड़ दो, कैसे भी जोड़ सकते हैं अपन इस प्रकार से। और इधर केवल और केवल अपने बैटरी जोड़ी है प्लस और माइनस, और ऊपर मैंने प्रतिरोध भी जोड़ा है और एक बैटरी भी जोड़ दी और एक करंट सोर्स भी जोड़ दिया, करंट सोर्स भी जोड़ के दिखा दिया इस प्रकार से। अब मतलब ऊपर बैटरी भी जोड़ दी और करंट सोर्स भी जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो इसमें इनकी वैल्यू रखते हैं अपन, ये मान के चलो 60 वोल्ट की, कितने की 60 वोल्ट की, और ये 2 ओम का प्रतिरोध, ये 20 वोल्ट की बैटरी, ये 40 वोल्ट की बैटरी,
ये 2 ओम का प्रतिरोध, ये भी 2 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का ले लो, 4 ओम का कितना ले लो, 2 ओम का ले लो, 2 का ले लेंगे तो कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाएगी। ये 2 ओम का ले लो और ये भी 2 ओम का ले लो और ये 2 एम्पीयर की करंट मान के चलो, 2 एम्पीयर की करंट है और ये 20 वोल्ट की बैटरी ले लो और ये 5 ओम का प्रतिरोध ले लो प्रतिरोध लेने में क्या जा रहा है। इस सर्किट की प्रत्येक ब्रांच में अपन को करंट ज्ञात करनी है। तो पहले देखो, दो संधि बिंदु के बीच में, इसको तो मान लिया मैंने रेफरेंस नोड और इसका वोल्टेज तो हो गया 0, और दो संधि बिंदु के बीच में मैंने जानबूझकर कोई प्रतिरोध वगैरह नहीं जोड़ा। वो इसलिए नहीं जोड़ा ताकि एक तो आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो कि दो संधि बिंदु के बीच में केवल और केवल बैटरी होती है, तो बैटरी का वोल्टेज पॉजिटिव सिरे की ओर सीधा संधि बिंदु पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि 60 वोल्टेज जो बैटरी का है वो डायरेक्ट यहाँ सीधा यहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ का 60 वोल्ट हो गया। तो यहाँ का वोल्टेज तो अपन को सीधा ही पता चल गया। अब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, दो संधि बिंदु का वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे तो अपन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। इस वोल्टेज का मान लो आप V1 और इसका वोल्टेज मान लो आप V2 या VA VB, कोई भी नाम दे दो, मैंने दे दिया। और इस संधि बिंदु पर सबसे पहले अपन KCL लगाते हैं, इधर इधर इधर, ठीक है। तो KCL या नोड विधि की बात है, KCL एट नोड V1, इस पर देख लो आप। इस पर पहले देखो, इधर चलते हैं, इस साइड में चलेंगे तो 20 वोल्ट की बैटरी करंट है, इस दिशा में दे रही है और अपने बाहर जाने वाले करंट निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है V1 माइनस, और माइनस बैटरी का चिन्ह पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या सीधा जोड़ दो V1 प्लस 20, ये 20 वोल्टेज है, इसके साथ जुड़ेगा। अब क्यों? क्योंकि बैटरी संधि बिंदु की ओर बैटरी का चिन्ह है माइनस का, अर्थात अपन बाहर जाने वाले करंट ज्ञात कर रहे हैं और ये बैटरी भी बाहर ही करंट दे रही है। इसका मतलब ये करंट अपन को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब इस वोल्टेज को जोड़ लो आप। तो V1 प्लस 20 माइनस 60, इसको माइनस में करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव में है। तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस, पहले प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस, या आप ऐसे दिखाओ तो ऐसे दिखा सकते हो, माइनस और माइनस 20 एक ही बात है, जोड़ी दोनों डायरेक्ट। V1 प्लस 20 और माइनस 60 बटे प्रतिरोध कितना है 2, ठीक, इसको जोड़ दिया, प्लस नीचे वो V1 माइनस 0, यहाँ का वोल्टेज तो 0 है, V1 माइनस 0 बटा 2, V1 माइनस 0 बटा 2 प्लस, उस साइड में जाओ, इस साइड में भी देखो यही दिख रही है, इस साइड में 60 वोल्ट की बैटरी है, करंट इधर दे रही है, बाहर जाने वाली करंट याद कर रहे हैं। इसका मतलब ये बैटरी का वोल्टेज भी जुड़ जाएगा, V1 प्लस 40 माइनस V2, V1 प्लस 40 माइनस V2 बटे प्रतिरोध कितना है यहाँ का 2, इजिकल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। अब इसका भी लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम गुणा होकर कॉमन बनाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है, अब यहाँ से कर सकते हैं V1 3 V1 4 V1, उसके अलावा फिर V2 देखो एक ही है, माइनस का V2। अब देखो माइनस 8 में से 40 प्लस का गया तो माइनस का 20 बचा, माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 20 को उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 V1 प्लस माइनस V2 इज इक्वल टू 20। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1, इसको समीकरण 1 मान लिया भाई अपन ने, ठीक। इसी प्रकार अब अपन KCL या नोड ए की बात है, KCL एट नोड 2 पर लगाते हैं, 2 या V2 पर लगा दो, एक बात है। इस पर लगाएंगे तो देखो इधर लगाओ, पहले इधर चलेंगे तो V2 माइनस, देखो अब ये माइनस होगा 40, क्योंकि इसका प्लस चिन्ह है वो V2 नोड की ओर है। इसका मतलब है ये बैटरी यदि करंट देगी तो उस डायरेक्शन में देने की कोशिश करेगी। इसका मतलब है V2 माइनस 40 माइनस V1, V2 माइनस 40 माइनस V1 बटा प्रतिरोध क्या है इसका 2, नीचे आओ, प्लस V2 माइनस 0 बटा 2 नीचे, मतलब इधर V2 माइनस 0 बटा 2, ऊपर जाओ। अब ऊपर जाओ, देखो ऊपर 2 एम्पीयर की करंट ऑलरेडी दे रखी है, यहां से सामने से 2 एम्पीयर की करंट ऑलरेडी आ रही है इधर से, और अपन बाहर जाने वाली करंट याद करें सामने से आ रही है। इसका मतलब उस करंट को माइनस में कर दो, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका लघुत्तम ले लो, अब लघुत्तम लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। या लघुत्तम नहीं ले तो उसको उधर भेज दो, इस माइनस 2 को मैं एक काम कर देता हूँ, चलो इसको आगे V2 माइनस 40 माइनस V1 बटा 2 प्लस V2 बटा 2 इज इक्वल टू 2 को उधर भेज दो, 2 हो गया,
और इसका 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आके और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा V2 माइनस 40 माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 4। और V1 कितना हो गया, V1 माइनस का V1 V2 प्लस 2V2 माइनस 40 को उधर भेजेंगे प्लस का 40, तो ये क्या हो जाएगा 40 और 4 44, कितना हो जाएगा 44। ये समीकरण नंबर हो गई 2, ये समीकरण हो गई 2 और वो समीकरण कौन सी हो गई 1। अब समीकरण 1 और 2 को अपन सोल्व करके आराम से V1 V2 V3 आराम से V1 V2 ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच में करंट वोल्टेज पावर लॉस आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 को सोल्व करें तो आप या तो समीकरण 2 को यहाँ पर 4 V1 है तो या तो 2 को 4 से गुणा कर दो, या यहाँ पर 2V2 है तो आप समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो, कैसे भी कर सकते हो आप, तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलो ये दोनों समीकरण में उधर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर। 4V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20, समीकरण तो है 4V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20, समीकरण नंबर 1 तो ये हो गई 4V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20, और ये क्या हो गई माइनस V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 44, माइनस V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 44, ये है, यही है ना, ये हाँ सही यही है, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 थी। अब समीकरण इसको 2 को या समीकरण में एक काम कर दो, समीकरण 1 को गुणा कर दो, यहाँ पर 2 लिखा होता है इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करके और प्लस 2 से गुणा करके समीकरण 2 में 2 के साथ जोड़ने पर, 2 के साथ जोड़ने पर जोड़ दो इसको। ठीक है, तो देखो 8V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 40, मैंने गुणा कर दिया समीकरण 1 को 2 से, 4 दूनी 8 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 40, और समीकरण 2 में जोड़ना है, समीकरण 2 को यहाँ ले आओ, माइनस V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 44। देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 8 में से 1 गया 7V1 इज इक्वल टू 44 है कि ये कितना है 44, ये कितना हो गया 84, कितना हो गया 84, और V1 बराबर कितना हो गया 84 बटे 7, 7 का भाग गया 7 एकम 7 बचे 7 दूनी 14 12, इसका मतलब है V1 वोल्टेज कितना आया 12 वोल्टेज आया। अब V1 बराबर 12 वोल्टेज आप किसी भी समीकरण में रखेंगे तो वोल्टेज V2 का मान आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू 12 समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर दो कौन सी है क्या, माइनस V1 माइनस 12 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 44, इसलिए 2V2 इज इक्वल टू 44 प्लस 12, तो 2V2 इज इक्वल टू कितना हो गया 44 12 कितना हो गया 56, और V2 इज इक्वल टू कितना हो गया 56 बटे 2, कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4 2 28 वोल्ट। इसका मतलब V2 का मान कितना है 28 वोल्टेज आ गया, कितना गया 28 वोल्टेज आ गया। इसका मतलब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर वापस पीछे, इसका मतलब है V1 का मान तो कितना है 12 वोल्ट, यहाँ का तो आया 12 वोल्ट और यहाँ का आया 56 वोल्ट, कितना आया 56 वोल्ट आ गया, तो 12 भी आ गया और 56 भी आ गया। तो अब अपन किसी भी ब्रांच में करंट ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ का वोल्टेज है 12, यदि इसमें करंट ज्ञात करेंगे तो 60, देखो यहाँ का 60 वोल्ट है, यहाँ का भी, इसका मतलब करंट है 60 से इस संधि बिंदु की, मतलब यहाँ से इस संधि बिंदु की ओर जाएगी, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज उच्च है। पहले तो अपन ने ये मानना था भाई इधर जाने वाली इधर आने वाली, वो तो मानना था आउटगोइंग करंट, लेकिन अब तो अपन वोल्टेज का पता चल गया नोड वोल्टेज का, तो अब अपन ने अपने हिसाब से करंट ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ का वोल्टेज 60 है, इसका मतलब करंट 60 से इस संधि बिंदु को ओर जाएगी, तो 60 माइनस 20 माइनस 12, तो 60 में से 32 घटाओ 28 वोल्टेज बन 28 बटे 2 का भाग दो, इसका मतलब है ये 14 एम्पीयर करंट जा रही है इधर, कितनी जा रही है 14 एम्पीयर की। देखो 60 माइनस 20 कितना 40 माइनस 12, यहाँ का 12 वोल्टेज तो नोट का 28 बटे प्रत्युत गया 2, 14 एम्पीयर करंट आई। नीचे आओ देखो तो 12 माइनस 0 बटा 2, इसका मतलब ये करंट है 12 बटा 2 6 एम्पीयर आ रही, कितनी आ रही है 6 एम्पीयर। ठीक है, अब इसमें आओ देखो यहाँ का वोल्टेज 56 है, यहाँ का 12 है, इसका मतलब है या तो करंट इधर जा रही है या इधर आ रही है। कहने का मतलब है इसका प्लस सिरा इधर है ना 40 वोल्ट का इधर है इसका, तो 40 12 कितनी होती है 52। इसका मतलब है देखो इसमें करंट ज्ञात करो, इसका करंट कहां ज्ञात करें, बोर्ड पर जगह नहीं है,
चलो इसको इरेज कर देता हूं मैं, इसको अपने समझ लिया पहले। अरे यार तो पूरा इरेज हो गया, ये तो पूरा इरेज हो गया। अब मुझे याद जो भी है, अब इसमें करंट आप निकाल सकते हो, ऐसे ही पूरा इरेज हो गया भाई, माफ करना। अब जो भी है, यहाँ का वोल्टेज तो आया था अपने 12 वोल्ट और यहाँ का वोल्टेज था 60 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर बीच में कुछ जुड़ा हुआ था, तो वो करंट वोल्टेज आप आराम से वोल्टेज में से वोल्टेज घटाकर और प्रतिरोध का भाग देकर आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इरेज हो गया भाई, सारा ही हो गया है मार्कर से, ठीक है ना, वापस ये रिटर्न नहीं होता, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, उसकी अंगुली टच होगी, टच होते पूरा ही हो गया ये इरेज। एक क्वेश्चन और देखो, अब क्वेश्चन लेते हैं अपन 3। अब की बार थोड़ा सा बड़ा नहीं और थोड़ा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं तो और ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, देखो और यहां पर एक बैटरी जोड़ देते हैं बस, प्लस और माइनस की, बस। ये 40 वोल्ट का है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 4, इन सभी को 2-2 का ले लो ताकि इजी रहेगा, कैलकुलेट करने में अपन को टाइम नहीं लगे। ये 2 ओम का प्रतिरोध है और ये 4 ओम का, इसको 4 का ले लो क्यों ये काम नहीं आएगा अपने, ठीक। ये 2 का ही ले लो, ठीक रहेगा, ठीक। और ये करंट मान ली मैंने 2 एम्पीयर की करंट है और ये 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, ठीक है। और ये प्रतिरोध भी 2 ओम का मान लिया, तो इसमें आपको पता चल गया होगा डायरेक्ट कि यहाँ का वोल्टेज तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट हो गया। या इसको मान लिया मैंने ग्राउंड, क्या मान लिया ग्राउंड, यहाँ का वोल्टेज मान लिया 0 और इसका वोल्टेज मान लिया मैंने VN1, इसका मान लिया V2। तो इस पर और फिर यहाँ पर लगाए तो इधर और इधर तीनों तरफ करंट आराम से निकाल सकते हैं। नोडल लगाओ, मैं आपको नोडल लगा के देता हूँ, फिर घर पे सॉल्व करना है इसको आराम से, ठीक है ना। नोडल 8 नोड V1, इस पर देखो नोडल एक बार, इस पर निकालेंगे अपन नोडल, इधर क्या करेंगे इस साइड में, तो V1 माइनस 40 बटे 2, नीचे आओ, नीचे से अब नीचे लेकिन नीचे करंट दे रही है ऑलरेडी, अपन बाहर आउट गोइंग करंट याद करें, सामने से करंट आ रही है माइनस की 2 एम्पीयर, इसका मतलब इसको माइनस कर दो, माइनस की 2, इधर आओ V1 माइनस V2 बटा 2 प्लस V1 माइनस V2 बटा 2 और इजिकल टू कितना होना चाहिए 0। इसी प्रकार नोडल 8 V2, ठीक है। V2 पर याद करें अपन, तो V2 पर देखो आप, V2 इधर ऊपर जाओ, पहले इस दिशा में आओ, V2 माइनस V1, देखो V2 माइनस V1 बटा 2, V2 माइनस V1 बटा 2, नीचे आओ प्लस V2 माइनस 0 बटा 2, ऊपर जाओ प्लस, ऊपर जाओ, देखो बाहर जाने वाली करंट याद कर रहे हैं, ये बैटरी भी बाहरी करंट दे रही है, इसका मतलब इस बैटरी का वोल्टेज जुड़ेगा V2 प्लस 10 माइनस 40, V2 प्लस 10 माइनस 40 बटे प्रतिरोध कितना 2 और बराबर हो गया 0। ये समीकरण हो गए 2 समीकरण, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके आप V1 और V2 का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ का और यहाँ का दोनों को। अगर नोड वोल्टेज को आपको पता चल गया तो नोड वोल्टेज का पता चलते किसी भी ब्रांच में अपने करंट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, अब बात आती है, ये एक बार YouTube पर है जो डेमो की तरह क्लास है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन के, मतलब 10 15 20 क्वेश्चन करेंगे ना अपना नोडल के, कम से कम 20-25 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके अपने पकड़ होगी बढ़िया, अच्छे क्वेश्चन। अभी तो नॉर्मल मैंने करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स ही लगाया है, अभी डिपेंडेंट सोर्स नहीं लगाया मैंने। क्या नहीं लगाया? डिपेंडेंट सोर्स। तो पहले थोड़ी डिपेंडेंट सोर्स के बारे में हल्का सा नॉलेज लेते कि डिपेंडेंट सोर्स क्या है, ठीक है ना।
डिपेंडेंट सोर्सेज। देखो डिपेंडेंट सोर्स का सिंबल ऐसा होता है, पतंग जैसा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। और ये 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे होते हैं 4 प्रकार के, प्लस माइनस और प्लस माइनस, और इसमें करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं इन दो में, यूं दिखाते हैं, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू यदि इस प्रकार से लिखी गई कि एक्स वी, एक्स कोई चर संख्या है, 2 4 5 है, 8 कितनी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, और वी क्या है, वोल्टेज। इसका मतलब है डिपेंडेंट सोर्स के नाम से समझो कि ये सर्किट के दूसरे वोल्टेज से या सर्किट की किसी दूसरी ब्रांच से या सर्किट के किसी बैटरी के वोल्टेज पर डिपेंड होते हैं। जैसे इसका नाम लिखा मैंने एक्स वी, इसका मतलब है प्लस माइनस से पता चलता है कि ये वोल्टेज सोर्स है। क्या है, वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये वोल्टेज पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, वोल्टेज पर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब प्लस माइनस से पता चलता है कि वोल्टेज सोर्स है और ये वोल्टेज पर डिपेंड है। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और इसको यदि मैं एक्स आई लिख दूं, एक्स आई, आई क्या है, करंट, एक्स क्या है, कोई चर, 2 4 10 20 100 कितनी भी हो सकती है। इसका मतलब प्लस माइनस से पता चलता है कि वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये आई मतलब करंट पर डिपेंड है, सर्किट की किसी दूसरी करंट पर ये डिपेंड है, इसका मान, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, करंट पर डिपेंड है ये, करंट डिपेंडेंट करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ना, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक। अब आ जाओ इस पर, इसके प्लस इसके तीर के निशान से पता चलता है कि ये करंट सोर्स है। क्या है, करंट सोर्स, मतलब धारा स्रोत है, ये करंट देने वाला सोर्स है, ठीक है। अब इसको मैं लिख दूंगा एक्स वी, इसका मतलब है तो करंट सोर्स, लेकिन ये वोल्टेज पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, इसको तो मैं क्या लिखूंगा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और यदि इसको मैं एक्स आई लिख दूं, इसका मतलब है इसके तीर के निशान से पता चलता है कि ये करंट सोर्स है, आई लिख दिया, इसका मतलब कि सर्किट की किसी करंट पर डिपेंड है। इसका मतलब है इसको लिखूंगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्या लिखूंगा, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये 4 प्रकार के सोर्स हैं, इनको ध्यान रखना। ये 4 प्रकार के, इनको क्या क्या नाम है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनका मैं वैसे नाम लिख देता हूं तो ठीक रहेगा। वैसे जैसे मैं लिखता हूं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब है इसको मैं क्या लिखूंगा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा, प्लस माइनस की तरह ही होता है। ये एक्स वी इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब ये इस वोल्टेज पर डिपेंड है। दूसरा कौन सा हो गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब है ये भी वोल्टेज सोर्स ही है, लेकिन इससे पता चलता है वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये डिपेंड किस पर है, करंट डिपेंडेंट। इसका मतलब है क्या है, इसकी वैल्यू में एक्स आई लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एक्स आई, एक्स आई। इसका मतलब है ये हो गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक। तीसरा है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब की बात करंट सोर्स की बात है, करंट सोर्स है, इसका मतलब करंट सोर्स है तो ये इसमें तीर का निशान होगा। इसका मतलब है ये ऐसा होगा, तीर का निशान यूं होगा। देखो वोल्टेज डिपेंडेंट, इसका मतलब है एक्स वी, इसकी वैल्यू इस प्रकार लिखी जाएगी। इसका मतलब ये किस पर डिपेंड है, वोल्ट वी का मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक। और एक तीसरा है, चौथा है लास्ट वाला, वो क्या है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसका मतलब है ये भी करंट सोर्स ही है, तो इसको क्या लिखूंगा, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसका मतलब इसका सिंबल कैसा हो जाएगा, इसका सिंबल करंट सोर्स जैसा होगा, तीर का निशान होगा और ये करंट पर ही डिपेंड है।
ऐसा होगा, और इसकी वैल्यू में एक्स आई से लिखूंगा, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, ये 4 प्रकार के सोर्स है जो आपको सर्किट थ्योरी के अंदर या सर्किट एनालिसिस के अंदर अपने काम आते हैं। इस पर बेस्ड अपन एक नोडल का क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़ी देर में, अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं अपने एक। क्वेश्चन देखो, एक सिंपल क्वेश्चन बनाता हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये डिपेंडेंट सोर्स लगाता हूँ भाई मैं, प्लस और माइनस, ऐसे प्लस माइनस थोड़ा और बढ़िया बना लेंगे इसको, ठीक लगेगा। प्लस और माइनस इस प्रकार से, क्या हो गया, प्लस माइनस। और यहां पर मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया यूं, ठीक है, ये 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया, कितने का जोड़ दिया, 4 ओम का। और ये 60 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, ये 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया, ये 5 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया, ये 6 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया, ये 8 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया, कितने का जोड़ दिया। ठीक है, चलो इनको थोड़ा सा और अच्छी वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। इसको भी 4 ओम का ले लो आप, ऐसे ले लो। और इसकी वैल्यू बता दिया आपको, इस करंट का नाम दे दिया आई, क्या नाम दे दिया, आई, क्या नाम दे दिया, आई। अभी आई का पता नहीं है कितनी है, लेकिन इसका नाम दे दिया, ये जो करंट है, ब्रांच में आई करंट है। और इस वोल्टेज सोर्स को, जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसका मान बता दिया अपन को, इसकी वैल्यू है 4 आई, ये बता दिया, इसकी वैल्यू 4 आई है। इसका मतलब है उपरोक्त क्वेश्चन में जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो प्लस माइनस से तो पता चलता है ये वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इधर इसकी वैल्यू आई में दे रखी है, इसका मतलब है ये वोल्टेज सोर्स है, इस करंट पर डिपेंड है। मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसका मान कितना, 4 आई, इसका मतलब ये आई पर डिपेंड है। आई कौन सी है, आई सर्किट के अंदर देखो ये बता रखी, इस पर डिपेंड है। तो आपसे पूछ ले जाए उपरोक्त परिपथ में क्वेश्चन ये है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट सोर्स, या इंग्लिश में लिख देते हैं थोड़ा ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू क्या है, आपसे ये पूछ लिया। तो देखो एक बार कि अपने कंसेप्ट में देखो, ये एक संधि बिंदु ये हो गया और ये एक संधि बिंदु ये हो गया, इसका वोल्टेज अपन हमेशा 0 मानते हैं, क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, रेफरेंस नोड मानते हैं ना, और इसका वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये रेफरेंस नोड है, कौन सा नोड है, रेफरेंस नोड। ठीक, दो संधि बिंदुओं के बीच में देखो केवल और केवल 60 वोल्ट का बैटरी है, तो इसका मतलब 60 वोल्ट हो, सीधा यहीं आ जाएगा, यहाँ का मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, 60 वोल्ट हो, कितना हो गया, 60 वोल्ट। यदि ये 60 वोल्ट है तो अब इस ब्रांच में करंट अपन आसानी से याद कर सकते हैं, 60 माइनस 0 बटा प्रतिरोध दिया हुआ है 4। इसका मतलब है स्मॉल आई जो करंट दे रखी है वो कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 0 बटा प्रतिरोध क्या है, 4। इसका मतलब है ये हो जाएगी 15 एम्पियर। कितनी हो गई, आई जो करंट है, स्मॉल आई करंट, वो कितनी है, 15 एम्पियर। कितनी है, 15 एम्पियर। अब 15 एम्पियर है तो इस डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं, 4 गुणा आई का मान है 15, इसका मतलब है 15 चौक 60, इसका मतलब है ये 60 वोल्टेज का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसका जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट है। कितना है, 60 वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से किसी कोई चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यदि यहाँ पर कोई प्रतिरोध दिया हो तो आप इसको प्रत्येक संधि बिंदु पर आप नोट लगा सकते हो। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, एक और देख लो उसको बढ़िया तरीके से और स्क्रीनशॉट ले लो इसको। एक क्वेश्चन और देखो,
प्लस माइनस 60 वोल्ट है और ये 5 ओम का प्रतिरोध है और 5 ओम का प्रतिरोध है और ऊपर और जोड़ दिया इस प्रकार से, कुछ भी जोड़ दिया। चलो इसको यहाँ पर भी डिपेंडेंट सोर्स लगा दो, यहाँ पर भी डिपेंडेंट सोर्स लगा दो ऐसे, ठीक है। प्लस और माइनस इस करंट का नाम दे दिया स्मॉल आई, क्या दे दिया स्मॉल आई, और प्लस माइनस यहाँ का वोल्टेज दे दिया स्मॉल वी, क्या दे दिया स्मॉल वी। 5 ओम प्रतिरोध का जो वोल्टेज को दे दिया स्मॉल वी, ठीक है। और इसका मान दे दिया आपको 8I, इसका मतलब है करंट डिपेंडेंट 8I का मतलब करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और आई कौन सी है, इस आई पर डिपेंड कर रहा है ये। और इसका मान दे दिया आपको 5 स्मॉल वी, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है, इसको 10 ओम का प्रतिरोध मान लो, कितने का मान लो, मानने में क्या है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज, दोनों के मान ज्ञात करना है। मतलब है वो ऊपर वाला कौन सा है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और नीचे वाला कौन सा है, इससे पता चलता है करंट सोर्स है किस पर डिपेंड है, वोल्टेज पर। ये नीचे वाला कौन सा है, वी वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो दोनों के मान अपन को ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसका भी मान ज्ञात करना है, इसका भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। करो, देखिए आप देखो कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए देखो आप। देखो ये संधि बिंदु के बीच में 60 वोल्ट की मैट्रिक्स का मतलब यहाँ का 60 वोल्ट ही हो जाएगा। अरे ये थोड़ा सा दूर जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको आप चाहे आप इसको यहाँ जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो, एक ही बात है। इसका मतलब यहाँ का 60 वोल्ट दीजिए, करंट कितने 60/5, 60/60 माइनस 0, यहाँ का वोल्टेज तो 0 रहेगा ना, रेफरेंस नोड है। तो 60 माइनस 0/5 कितनी करंट आई है, ये आई जो करंट आई वो कितनी है, 60 माइनस 0/5 कितनी करंट आई, 12 एम्पियर आई, कितनी आई 12। इसका मतलब है यहाँ का जो करंट सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट पर डिपेंड है, इसका मान कितना हो जाएगा 8 गुना आई का मान कितना है 12, तो 12 × 96। इसका मतलब है इसका वोल्टेज करंट डिपेंडेंट जो वोल्टेज सोर्स है, इसका मान हो गया 96 वोल्ट। कितना हो गया 96 वोल्ट, ठीक है। और फिर ये देखो इसकी देखो, ये करंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसका मतलब है ये यहाँ के वोल्टेज भी डिपेंड है। तो भाई इसमें करंट जो 12 एम्पियर की आ रही है, कितने की 12 की आ रही है, तो 12×5 60, यहाँ का वोल्टेज 60 तो होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है इसका मान कितना होगा 5 × 60, इसका मतलब है 6×5 300, कितना हो गया 300। इसका मतलब है ये 300 एम्पियर की करंट दे रहा है, ये कितने की दे रहा है 300 एम्पियर की। आई ना समझे बात। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 गुणा V, इसका मतलब है 5 × 60 = 300 एम्पियर, ठीक। इस प्रकार से आपको करंट डिपेंडेंट और वोल्टेज डिपेंडेंट का पता होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। एक क्वेश्चन बड़ा सा लिखता हूं, जिसके अंदर सिर्फ मैं आपको इक्वेशन बना के देता हूं, फिर आपको घर पे करना है उसको, ठीक है ना। एक बड़ा क्वेश्चन बनाता हूं जिसमें हर प्रकार की चीज डाल देता हूं, प्लस माइनस, करंट सोर्स, और यहाँ पर बैटरी भी जोड़ दी। एक करंट सोर्स जब बैटरी दी हुई हो ना, तो फिर बैटरी को इग्नोर कर दिया करो, करंट सोर्स ही होगा जो होगा सब कुछ, ठीक है। ठीक, ऐसे ये कोई क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो अब यहाँ का वोल्टेज मान लिया मैंने V1, क्या मान लिया V1, मत मान लो इसको VA मान लो, VA, इसका मान लिया VB, इसका मान लिया VC, ऐसे मान लिया। इसका मान लिया V1, इसका V2, इसका V3, ठीक है। और इसको मान लिया आपने IX, और इसको मान लिया IY, ये 2 ओम का प्रतिरोध,
ये 2 ओम का प्रतिरोध, ये भी 2 ओम का प्रतिरोध, ये भी 2 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, और ये भी 2 ओम का प्रतिरोध, ठीक। तो अपन क्या लगाते हैं इस पर, नोडल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नोडल। तो चालू करते हैं अपन, नोडल 8 नोड वी ए पर लगा दो। ए कौन सा है, नोडल 8 नोड ए, इस पर लगाओ। इस पर लगाएंगे, इस पर का मतलब है इस पर अपन आउट गोइंग की ओर लगाएंगे। जिस संधि बिंदु पर नोड लगाते हैं, उसको हमेशा उस विभव का मानते कि नहीं मानते। इसका मतलब है इस संधि बिंदु से जुड़ी प्रत्येक ब्रांच में इधर 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 करंट बाहर जा रही है, तो पहले नीचे आओ। इसको तो क्या मान लिया अपन ने, ग्राउंड मान लिया। तो वी ए माइनस वी वन माइनस जीरो, वी ए माइनस वी वन माइनस जीरो बटा प्रतिरोध क्या है, इसका प्रतिरोध को नाम नहीं दिया कि अपने 2 मान लो, 2 ओम मान लो बटे 2, ठीक है। चलो इन वोल्ट बैटरियों का मान भी लिख लो यार, एक बार मान लिखेंगे थोड़ा और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मान लिख लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसका मान लिख दिया मैंने 40 वोल्ट, इसका लिख दिया 60 वोल्ट, और इसका लिख दिया मैंने 20 वोल्ट, इसका लिख दिया 10 वोल्ट, और करंट सोर्स का भी नाम दे दो आप। करंट सोर्स की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 5 एम्पियर, और इसको दे दिया 10 एम्पियर, ऐसे दे दो। इसको मान लिया 40 वोल्ट। कितना मान लिया, 40 वोल्ट, ठीक। चलो पहले इधर आओ, वी ए माइनस 40 माइनस जीरो, वी ए माइनस 40, वी ए माइनस 40 माइनस जीरो बटा प्रतिरोध 2 प्लस, ऊपर जाओ वी ए माइनस 20 माइनस वी बी, वी ए माइनस 20 माइनस वी बी बटा 2, दो ही तो प्रतिरोध। अब ऊपर जाओ, देखो ऊपर बैटरी भी दे रखी है 10 वोल्ट की, लेकिन करंट सोर्स दे रखा है। आउट गोइंग करंट ज्ञात करें, आउट गोइंग करंट दे रखी है अपन को 5 है, तो प्लस 5 डायरेक्ट कर दो, प्लस 5, और समीकरण नंबर बस प्लस 5 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब नोडल आ जाओ, नोडल 8 नोड 2, नोडल 8 नोड बी पर ले लो आप, इस पर ले लो बी पर, बी कौन सा ये है, तो इस पर आओ। देखो इधर इधर और इधर, इधर आएंगे तो वी बी, देखो इधर से चल रहे पहले चिन्ह माइनस का आ रहा है, तो वी बी प्लस 20 माइनस वी ए, वी बी प्लस 20 माइनस वी ए बट्टा प्रतिरोध कितना है 2, नीचे आओ, वी बी माइनस 60 माइनस 0 बटा 2, वी बी माइनस 60 माइनस 0 बटा 2, उधर जाओ, उधर जाएंगे तो करंट दे रही है, आउट गोइंग करंट दे रही है 10 एम्पियर, प्लस 10 कर दो, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसी प्रकार नोड 3 पर आप नोडल लगाओ, इसी प्रकार नोडल 8 नोड सी कौन सा ये है क्या, तो इस पर आ जाओ, ऊपर जाओ और इधर आओ। देखो इसमें इससे जुड़ी 2 ब्रांच में तो करंट ऑलरेडी दे रखी है, देखो सामने से इसमें 5 एम्पीयर की आ रही है, इधर से 10 एम्पीयर की आ रही है, तो दोनों को माइनस कर दो, फिर वीसी माइनस 0 बटा 2 ये कर दो, वीसी माइनस 0 बटा 2। तो इस ब्रांच में देखो इधर से अपन ज्ञात कर रहे हैं, तो सामने से करंट आ रही है माइनस की, तो -5 कर दो डायरेक्ट ही, -5, और इधर से भी माइनस की 10 आ रही है, माइनस की 10, और इधर से Vc माइनस 0 बटा 2 प्लस Vc माइनस 0 बटा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से Vc का मान तो डायरेक्ट ही पता चल गया अपन को कि देखो 10 इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो कैसा हो जाएगा, ये Vc बटा 2 इज इक्वल टू 15 को इधर भेज दो, तो Vc बराबर कितना हो गया 30 वोल्ट, कितना हो गया 30 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज तो अपन को डायरेक्ट ही पता चल गया कि यहाँ का वोल्टेज है ये है 30 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 30 वोल्ट आ गया। 30 आ गया तो ये करंट अपन ज्ञात कर सकते हैं आराम से, 30 माइनस 0 बट्टा 2, 15 एम्पीयर की इधर करंट आ रही है, वो कितनी आ रही है, इस डायरेक्शन में जो करंट आ रही है वो कितनी आएगी 15 एम्पीयर की करंट आएगी, कितनी आएगी 15 एम्पीयर की, ठीक है। और ऊपर से 10 एम्पीयर की आ रही है, देखो 15 एम्पीयर की
ऑटोमेटिक होगी नहीं। देखो इधर से कितना है 5 और इस साइड से कितना है 10 और 5 कितनी होगी 15 एम्पीयर करंट होगी। ठीक है, अब Vc का मान 30 वोल्टेज आप किसी भी समीकरण में रखो, आप चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, और वी और वीबी का मान आप ज्ञात कर सकते हो तीनों समीकरण से, और फिर किसी भी ब्रांच में हमको पावर लॉस ज्ञात कर सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि 2 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोध है कितनी पावर लॉस करता है, तो भाई सीधी सी बात करंट कितनी आ रही है इसके अंदर पावर लॉस ज्ञात करिए अपन, तो आई स्क्वायर आर से ज्ञात कर सकते हैं। आई कितनी आ रही है 15 का स्क्वायर आर कितना है 2, तो 15 कितना हो गया 225 को 2 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 450 वाट की पावर है, वो 2 ओम का प्रतिरोध है वो खत्म कर रहा है। ठीक, इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ठीक है भाई, धन्यवाद आज के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।